किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो हम आपके लिए बहुत सारी विषयों पे जानकारी लेकर आते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आज के क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम प्रगतिशील किसानों से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ दो ऐसे किसान हैं जो कि बाकी किसानों के लिए आदर्श किसानों के जैसे साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीमित जगह पे कुछ ऐसा काम किया है जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बना दिया है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो किसान हैं यहाँ पे, प्रगतिशील किसान कहना ज़्यादा उचित होगा। हमारे पहले किसान हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी, जो कि ककरुआ गाँव से हैं, दतिया से। और साथ ही हमारे दूसरे किसान यहाँ पर हैं ब्रजेंद्र बघेल जी, जो कि ग्राम महगांव रायसेन से है। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि आप प्रगतिशील किसान हैं, तो ब्रजेंद्र जी आपसे शुरुआत करेंगे। आप ये बताइए कि आपने अपनी सीमित जगह पर क्या कुछ किया है। सर्वप्रथम हमारा जैविक खेती के लिए सबसे रुझान केवीके के प्रशिक्षण के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसमें सबसे प्रथम हमने जीवामृत, घनामृत और नीमास्तम का प्रयोग किया है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे लिए रासायनिक खादों की। चूँकि रासायनिक खादों की निर्भरता हम कैसे कम करें और लागत को कम कैसे करें, इसके लिए सबसे अति आवश्यक रूप से हमें जैविक खेती के लिए और बढ़ना होगा। इसमें मूल रूप से हमें हमारे द्वारा 8 वर्मी कंपोस्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें लगभग हर 3 माह में हमें 70 से 80 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त होती है। इसके बाद में हम फसलों के लिए छिड़काव के लिए भी जीवामृत का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकों को नियंत्रण के लिए भी हम जीवामृत का निश्चित 15 लीटर में 1 लीटर का घोल के साथ छिड़काव करते हैं। दूसरा, हम अति कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी का भी स्प्रे इसमें करते हैं। चूँकि जीवामृत के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इससे हमारी लागत कम होगी। किसानी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार लागत को कम करें। बिल्कुल। तो हमें ब्रजेंद्र जी ने बताया है, जो कि ग्राम महगांव रायसेन से हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ये जैविक खेती का उपयोग करते हैं, जिससे कि इनकी खेती जो है वो इनके लिए तो लाभ का व्यवसाय बन चुकी है, और कैसे कैसे इन्होंने ये तब्दीली की है ये हम हमारे आज के अंक में जानते रहेंगे। फिलहाल हम हमारे दूसरे किसान से जान लेते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी हैं, दतिया से, ग्राम ककरुआ गाँव से। आप बताइए कि आप अपने सीमित क्षेत्र में क्या क्या करते हैं। हम जैसे सर गेहूं भी उगाते हैं, धान भी उगाते हैं और सब्जियां भी लगाते हैं। तो सब्जियां उगाने में जैसे हमको जैविक खेती करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कीटनाशक लगती है जी, तो कीटनाशक के लिए हमने एक अग्नि अस्त्र बनाया है गौमूत्र से, और वो अग्नि अस्त्र को छिड़काव कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कीटनाशक सवाल ही नहीं उठता है। और जो जैसे हम रासायनिक दवाइयाँ छिड़कते हैं तो उनसे नुकसान होता है सब्जियों के लिए, तो इसलिए हमने अग्नि अस्त्र बनाया है सर। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जैविक खेती में अग्नि अस्त्र का उपयोग किया है। बिल्कुल। अग्नि अस्त्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कीटनाशक सबसे जरूरी होते हैं। कीट लग जाते हैं तो पूरी मेहनत किसान की बर्बाद हो जाती है। अब इसमें आप हमें ये बताइए, जैसे आपने बताया अग्नि अस्त्र किस प्रकार से विशेष हो जाता है। अग्नि अस्त्र ऐसे जैसे नीम, लहसुन, जी तो अपन जैसे सब्जियां भी बनाते हैं तो मिर्ची और लहसुन तो हर एक सब्जी में गिरता है। तो हमने अग्नि अस्त्र इसलिए बनाता है, जो कीटनाशक होता है तो मिर्ची आँख में उसकी लगती है तो उससे भाग जाता है, और जो लहसुन है तो लहसुन उस पर गिरता है तो उसको चिपक की वैसी लगती है। और गौमूत्र डालते हैं तो उससे भी चिन्हमिनाहट लगती है, तो वो आता ही नहीं, काफ़ी दूर भाग जाता है। क्या बात है। तो इस प्रकार से अग्नि अस्त्र का आप उपयोग करते हैं। हाँ। और छोटे छोटे कीट तो छोड़िए, बड़े बड़े भी, हाँ, बड़े भी वो कीट होते हैं, वो भी भाग जाती हैं। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी ने ना खुद सारे एक्सपेरिमेंट कर करके सारी चीज़ें देखी हैं और इसके साथ ही उन्होंने किया है। ब्रजेंद्र जी आप बताइए कि जैसे इन्होंने बताया है कि अग्नि अस्त्र का उपयोग करते हैं, तो आप भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए या
कुछ अपनी फसल की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपयोग करते हैं? इसमें मूल रूप से मैं तो मेरे विगत 3 वर्षों से अपनी खेत की जो नरवाई रहती है उसमें आग लगाना बंद कर दिया है। और मैं इस किसान भाइयों से भी यही निवेदन करूंगा कि खेती की जो अपशिष्ट हैं उनमें आग ना लगाएं। बिल्कुल। दूसरा, इसके बाद में हर 3 वर्ष में प्रति एक पूरी कुल जमीन का 1/3 हिस्से में हरी खाद तैयार करता हूँ। पिछले वर्ष मैंने सन लगाया था, इस बार ढेंचा लगाया था, ताकि खेत में कार्बन की मात्रा बनी रहे। किसी भी जमीन में भूमि की उर्वरक क्षमता उसकी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में हमारी भूमि में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण पैदावार में गिरावट आती है। तो इससे हरी खाद तैयार करने से उत्पादन बराबर बनता रहता है, जैसा रासायनिक की अपेक्षा। ब्रजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपशिष्ट मत जलाइए। जी, बिल्कुल। उसकी जगह पे फिर आप क्या करते हैं? मैं विगत 3 वर्षों से नरवाई में आग नहीं लगा रहा हूँ। रोटोवीटर के माध्यम से, अन्य संसाधनों के माध्यम से मिट्टी में उसको मिला देता हूँ। इसके बाद में जैसे मूंग की फसल है या मक्का की फसल बोने के बाद में वो पानी के कारण उसी में सड़ जाती है। सड़ने के बाद में वो खाद का काम करती है और भूमि में उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। और मिट्टी में नरव अपशिष्टों में आग लगाने से जो हमारे कृषि के जो सूक्ष्म मित्र हैं, कण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके हमें आप देखने में आ रहा है कि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं वायुमंडलीय वातावरण को भी ये गर्म करता है। इससे हम किसानों को ज़्यादा नुकसान है। जी, जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपने ये सारी चीज़ें की है, क्या इसमें आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए या आपने इसके बारे में पढ़ा? कैसे आपको लगा कि यार ये करने से हमारी फसल को फायदा मिलेगा? इन सभी तथ्यों के बीच में हमें बीच में KVK का, रायसेन का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। और जब भी वहाँ प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होते हैं हम उसमें उपस्थिति प्रदान करते हैं। साथ ही इंटरनेट पे और अन्य पुस्तकों के पास में काफ़ी पुस्तकें मैंने संग्रहित की हैं जैविक खेती के संबंध में, ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। खेती में को लाभ का धंधा बनाने में सबसे मूल जो उद्देश्य है कि लागत को किस तरीके से कम करा जाए। तो हमने कहीं ना कहीं खाद की मात्रा घर से पूर्ति कर ली, कीटनाशकों का नियंत्रण के लिए नीमामस्त्र, अग्निमस्त्र का उपयोग कर लिया, और बाकी और नियंत्रण के लिए हमने मिट्टी का भी स्प्रे करते हैं ताकि कीटनाशक उन पर अटैक ना करें और फसलें सुरक्षित रहें। क्या बात है। लक्ष्मी नारायण जी, आप ये बताइए कि आपकी कितनी जगह है? हमारी 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है। और उसमें आप क्या क्या कर लेते हैं? हम उसमें सब्जियां भी लगा लेते हैं और खेती भी करते हैं। अच्छा, तो जो सब्जी आप लगाते हैं वो सिर्फ खुद के उपयोग के लिए या आप उनको नहीं, विक्रय भी करते हम हैं? मंडी में बेचते हैं। क्या बात बाजार है। में। और वो ऑर्गेनिक होती है, जैविक होती है सारी? हाँ, जैविक होती हैं सारी। अब जैसे हमारी जो अभी अरबी की तैयारी चल रही है जी। अभी जैसे तुरैया लगी थी तो हमने रोनीटर क्या है कि जैसे तुरैया की बेल नहीं काट पाता है तो हैरो को हम चलवा देते हैं। हैरो से इतने इतने टुकड़े हो जाते हैं और वो सारी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो भी खाद बन जाती है। तो उसके हिसाब से हैरो से हम बढ़िया खेत बना के अब उसमें अरबी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे घुइयाँ बोलते हैं। अरबी लगाएंगे और बस वही अग्नियास्त्र का उपयोग करेंगे, नीमास्त्र का। क्या बात है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या आप भी कुछ अलग से उपयोग करते हैं? हाँ, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैसे हमारे बिरचंद भाई ने बताया है कि हम तो सन बोते हैं जी, और वो बखर देते हैं और बस इसके बाद काम चालू हो जाता है। हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए और अंतराल के बाद भी हमारी चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है हमारे प्रगतिशील किसानों से। आप बने रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हमारे साथ दो प्रगतिशील किसान हैं। लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी हैं जो कि ग्राम ककरुआ से हैं, दतिया से, और साथ ही हमारे साथ ब्रजेंद्र बघेल जी हैं जो कि ग्राम महगांव रायसेन से हैं। तो ये हमारे आज के प्रगतिशील किसान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और हमें एक एक करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके छोटी सी जगह पे, सीमित जगह पे ही हमारी कृषि को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। ब्रजेंद्र जी वापस आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये चीज़ की शुरुआत करी तो कैसे आपको लगा कि यार मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैविक में जब जाते हैं तो किसान भाई ये कहते हैं कि जब शुरू करते हैं तो थोड़ा नुकसान होता है या उतना उपार्जन नहीं मिल पाता है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो निरंतर रासायनिक खाद देने के कारण उसी की, कहने का मतलब है आदि शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, वो उसी की आदि हो गई है। तो हमको शुरुआत में 1-2 वर्ष थोड़ा उत्पादन कम आएगा, लेकिन जब हम निरंतर जीवामृत और रासायनिक वर्मी कंपोस्ट खाद का अपन निरंतर अगर उपयोग करते रहेंगे तो 3-4 वर्षों में मतलब निरंतर बढ़ोतरी होगी और एक समय ऐसा आएगा कि रासायनिक से भी ज़्यादा हम निश्चित तौर पर उत्पादन में आगे पहुंच जाएंगे। बस इसके लिए थोड़ा, और ये मेरे मन में इसलिए आया कि निरंतर रासायनिक खादों के उपयोग से जो उत्पादित माल है उसकी क्वांटिटी में प्रभाव हो रहा है। यानी रासायनिक हमने छिड़काव करा, वो पूर्ण रूप से सब्जियों के साथ गई, वो खाने में हमारे साथ उपयोग में आई। कहीं ना कहीं बच्चों और कई बीमारियों का, आज आप कैंसर जैसे रोगों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जो जहर है वो हमारे शरीर में पहुंच रहा है। इसको हमको रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही हम देसी जैविक खेती कर सकते हैं, और जीवामृत का उपयोग बहुत लाभकारी है। मैंने स्वयं 3 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और जिस किसान को भी देखना है, मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से गेहूं में, इस बार मैंने गेहूं की देसी वैरायटी जिसे बोलते हैं बंसी लगाया था, काफी अच्छा उत्पादन है। बंसी के बारे में आप जब आपने जिक्र किया है तो थोड़ा और बताइए कि कैसे आपने किया इसका? बंसी गेहूं जो हमारा बहुत पुराने जो गेहूं थे, बंसी गेहूं है, उसका हम उत्पादन कर रहे हैं। इस बार हमने 1 एकड़ में लगाया था, आगामी वर्ष में हम इसको 9-10 एकड़ में पहुंचाएंगे। इसकी ये विशेषता होती है कि ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है और ग्लूकोन की मात्रा कम होती है। तो कुल मिलाकर जब जो चीज़ पेट में आसानी से पच जाएगी तो इससे सीधा है कि आपको कोई किसी प्रकार के रोग प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब तो ये एक प्रोटीन युक्त, बिल्कुल हाँ, प्रोटीन युक्त है और ऐसी देसी वैरायटी है जो कि बाकी जो गेहूं है उनसे अलग है। लक्ष्मी नारायण जी, आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें करते हैं। आप मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी, एक तरीके से समन्वित खेती आप करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से, जैसे आपने अगर मछली पालन किया है तो वो किस प्रकार से बाकी की खेती में उपयोग की जा सकती है? वैसे पहले मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए कि इसमें हमारा मछली रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो मिट्टी परीक्षण करा के और उसी के ऊपर मछली पालन के ऊपर मुर्गी पालन बना दीजिए, जितना आप बड़ा बनाना चाहो, जैसा किसान हो। और उसी हिसाब से जैसे आप देसी मुर्गी भी उसमें रख सकते हैं, कड़कनाथ भी रख सकते हैं, और उनके जो पोर्शन होते हैं अलग अलग बना दीजिए। क्योंकि आज की मार्केट में देसी अंडे को बहुत अच्छा मांग कर रहे हैं लोग खाने में। और जैसे जो चेपरो वाली है चंडीगढ़ से नस्ल, और जो झाबुआ वाली नस्ल कड़कनाथ वैरायटी, वो देसी मुर्गियां भी हमारे आसपास क्षेत्र में मिलती हैं ज़्यादा करके। तो वो देसी मुर्गी की ज़्यादा मांग करते हैं, तो किसान भाई हमारे बना सकते हैं। और अपन को जैसे करना चाहिए किसान भाइयों कि खेती में जैसे और कोई भी अपने पास सर्विस बिजनेसमैन है नहीं, तो अब परिवार बढ़ चुके हैं तो मुर्गी पालन करना चाहिए, मछली पालन करना चाहिए, डेली फार्म भी करना चाहिए। तो हमारी तो यही सोच है कि हमारे किसान भाई सब कुछ करें थोड़ा थोड़ा। क्या बात है। अच्छा, एक अजोला के बारे में भी आप बता रहे थे। अजोला के फायदे क्या क्या होते हैं और आप किस प्रकार से लगाते हैं? अजोला के फायदे ये होते हैं कि जैसे जैव रोग अपन ने थोड़ा धान में डाल दिया, अब जितना बड़ा करो तो पूरे में डाल सकते हैं, और जैसे थोड़ा ही किया तो पूरे में हो जाएगा, वो बड़ा किया तो पूरे में फिर दिक्कत आती है। तो जैव रोग का काम हमारा अजोला करता है। गाय भैंस को खिलाते हैं तो उससे काफ़ी दूध निकलता है, और मुर्गियों को अगर अपन जैसे डालते हैं तो उसमें 25% दाना बचता है। ये बताइए लक्ष्मी जी कि
जब आप ये सारा प्रशिक्षण करते हैं तो क्या आप इसका प्रशिक्षण लेते हैं या आप खुद ही स्वयं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं? तिया हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, जी। वहाँ से हम सलाह लेके और सारी चीज़ें करते रहे। अब 3-4 साल से 16 से हम बिल्कुल तैयार हो गए। हम अब खुद में कर लेते हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर हैं उन्होंने हमको ये सलाह दी। और पहले हमने ये देखा कि हमारे दादाजी जब बोनी करने जाते थे तो पंसारी की दुकान से वो 5 रुपए की हींग लाते थे मात्र। वो 5 रुपए की हींग से हम अपनी 1 हेक्टर की बोनी कर लेते थे। उनने उसको घोला एक कटोरे में या डिब्बे में और डाल दिया उस पर, और उसको गड्ढ कर दिया, बोनी कर दी। उससे ना तो कोई दीमक लगती थी और बढ़िया फसल आती थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये बताइए ब्रजेंद्र जी, आप बताइए कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए आप मिश्रित खेती करते हैं, आप समन्वित भी करते हैं, तो किस प्रकार से आप बाकी चीजों का उपयोग करते हैं? क्या आप भी पशुपालन वगैरह करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास में 22 जानवर हैं इस समय। अच्छा। तो इन सभी का मेरे पास में 8 बर्मी कंपोस्ट हैं। तो बर्मी कंपोस्ट को मैं जो केंचुओं के मैंने सिले पार्ट वाइज बनाए हुए हैं, इस साल 10 दिन में तैयार हो जाता है। लगभग 1.5 कुंटल के लगभग केंचुए हैं। वो खाद तैयार हुआ तो 10 ठंडा गोबर फिर इस साइड डाल दिया, उसमें पानी डालना बंद कर दिया, इसमें पानी डालना, तो ऑटोमेटिक केंचुए नमी की ओर आते हैं। वो खाद निकाल ली, तो 1 साल में लगभग मैं 170-180 कुंटल खाद तैयार करता हूँ। वो खाद मैं रासायनिक के साथ भी दे रहा हूँ। अभी जो रासायनिक खेती हो रही है उसमें उत्पादन एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी अभी मेरा 2 एकड़ के 1 या 2 एकड़ के पूर्ण जैविक का लक्ष्य है। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। क्या बात है। तो यही मुझे लगता है सलाह आप सभी किसानों को देंगे कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएं और पूरी तरीके से जैविक की तरफ जाएं। लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक से जुड़ा हुआ शायद कोई गीत आपके जिक्र में है, बहुत अच्छा गीत, वो सुनना चाहेंगे हमारे किसान भाई भी। किसान भाइयों के लिए जैसे हमारी हरी सब्जियां हैं तो क्या है कि बना लो सब्जी भैया रे, लगने अब जो तुरैया रे, लगने तुरैया रे, किसान भैया लगने तुरैया रे, किसानी कर लो भैया रे, अब तो आ गओ समैया रे। बादल बरसे मेंढक बोले, कोयल कूक सुनावे, बादल बोले मेंढक बोले, कोयल कूक सुनावे, और झूम झूम के बादल बरसे सबरे खुशी मनावे। जी, क्या छोटा बात सा है। गीत है। हाँ, तो लक्ष्मी जी ने ये गीत खुद ही बनाया है? जी सर। ओके। ब्रजेंद्र जी, आपने भी कोई ऐसा गीत बनाया है क्या जैविक पे या खेती को लेके कोई? नहीं है, अभी तो मेरे पास में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है जो। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ब्रजेंद्र जी, आप ये बता रहे थे कि आपने काफ़ी सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया है। जी जी। तो आपने जब अध्ययन किया तो उस दौरान कुछ और चीज़ें जो आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहें, जो आपको मिली हो, कुछ टिप्स हो आपके पास? मेरे पास किसानों के लिए सिर्फ जो मैं अनुसरण कर रहा हूँ और इसके बहुत सार्थक परिणाम आए। मूल रूप से मैं कहूँगा किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि खेती की नरवाई में आग बिल्कुल भी न लगाएं। पहला अपना उत्पादन उसी दिन प्रभावित होगा जिस दिन अपने खेत में आग लग गई। यानी अपशिष्टों से जो सड़ने के बाद में जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। दूसरा, देसी गाय। हर किसान के पास मैं यही कहूँगा कि एक देसी गाय अवश्य पालें और जीवामृत बनाएं। कीटनाशक के लिए भाई साहब ने जैसा बताया ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र का प्रयोग करें, तो खेती भी निश्चित रूप से लाभ का धंधा बनकर रहेगी। लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ की आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? जैसे हमारी अभी हमने बताया कि तुरैया की तैयारी है, घुइयाँ की तैयारी है, और जैसे धान है, क्रांति क्या है कि अब मद्दी जाते हैं तो लोग बासमती लगाते हैं जी, 0-15 भी लगाते हैं, तो जी थोड़ी थोड़ी हम लगाते हैं। और हमारा जो सफेदा गन्ना है, संबंधित खेती से जैसे ये चली गई तो हम गन्ना लगाए हैं 1 बीघे में, तो उससे उसकी भरपाई कर लेते हैं। गुड़ है, आज 40 रुपया किलो बेच रहा है मार्केट में। सही बात है। तो अब वो 40 रुपया हमको देने में ऐसा लगता है कि हम खुद क्यों ना बना लें, और हर किसान बनाता है तो हम घर पे गुड़ भी बना लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़े से जगह पे अगर हम गुड़ बनाने जाएंगे हमको बहुत सारी चीजों का उपयोग तो करना सर होगा? ऐसे हम मार्केट में जाते हैं जी,
तो पैसा तो जेब हमारी से जा रहा है, अच्छा, तो हम खुद से हम क्यों ना मेहनत करें। तो कैसे बनाते हैं आप, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे छोटी चरखी जी। है, अभी गाँव जो जूस वाले लगा रखते हैं, तो वो जूस वाली चरखी किसी से किराए से ले लेते हैं हम 200-500 रुपए में, और वो किराए वाला उससे पेड़ देता है, जूस निकाल देता है, और कढ़ाई में रख के बढ़िया गुड़ बना लेते हैं हम। और बढ़िया देसी गुड़ मिल जाता है देसी गुड़ आपको। मिल जाता है हमारे सही लिए बात घर है। के। लक्ष्मी जी, आपने जैसे अभी गुड़ के बारे में बताया जी है, सर। और आपने अजोला के बारे में भी बताया था, क्या इसके अलावा जैसे मछली पालन आप करते हैं, तो क्या उसमें भी कोई आप विशेष रूप से मछली का चयन करते हैं? मछली जैसे हमारे ग्रास काट है, जी। तो दाना ग्रास काट को कम लगता है। अपन ने बरसीन बोई, कोई भी सा भी हरा घास हो और उसमें डाल दिया, तो ग्रास क्या है कि जो ऊपर का भोजन करती है, वो ऊपर से पूरी घास खा जाती है। अच्छा। तो उसमें बहुत अच्छा हमको लगा कि खर्चा भी कम है, हाँ, हाँ। और हमको दाना भी लेने नहीं जाना है, और हमारी घास घर की है। और कतला जो होता है वो बीच का थोड़ा बहुत दाना डाल देते हैं, तो वो खाता रहता है। और गोबर जो हमारे घरे उपजती है, तो उसका हम जैसे हमने सरसों की खली ली, और हमने थोड़ा सा वो घास, क्योंकि हमारे गिरास है तो गिरास को भी घास डालना जरूरी है, तो गोबर और हमने उसको घोल बना के और डाला, नीचे पहुंच गया वो गोबर, सो उसको कतला खाता है। सो हमारी तीनों मछलियां, मतलब यानी तालाब यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, और नीचे भी भरा है मछली से। इस तरीके से हम मछलियां पालते हैं। ब्रजेंद्र जी, आपसे भी मैं यही बात जानना चाहूंगी कि मौसम की मार कभी भी पड़ सकती है, तो अभी अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो आप उसके लिए कैसे तैयार हैं? प्रकृति का ये बात तो सत्य है कि कभी भी किसी प्रकार की, हमने तो अभी क्या है कि जो खेती को समतलीकरण, जैसे खेत जो जिनका समतल नहीं था उनको अपनी वाहनों से बिल्कुल समतलीकरण कर लिया है, और जिस ओर खेत का निकासी रहती है उसी ओर पानी को निकालने की सुविधा बनाई गई है अभी वर्तमान में। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पे है जो जानना चाहेंगे कि रसायन का उपयोग किस प्रकार से कम कर सकते हैं हमारे किसान भाई? रसायन का उपयोग, सबसे मूल उद्देश्य इसमें यही है कि हमको देसी खाद का उपयोग करना है, गोबर की खाद जैसे बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट की खाद और जीवामृत। इन तीनों का उपयोग करने से हम जब निरंतर उपयोग इसका करेंगे तो हमारी भूमि में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, जो अभी ना के बराबर है। और जब केंचुओं की संख्या 3 साल में जब उन्हें रासायनिक नहीं डालेंगे तो उनकी संख्या बढ़ने से वो एकदम उनकी वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो केंचुआ मिट्टी खाता है, वो दिन 24 घंटे में ऊपर से नीचे लगभग 1.5 से 2-2.5 फीट मिट्टी खाता है। तो वो जब वो जो खाता है तो पीछे उसमें नालियाँ बनती चली जाती हैं, तो उसमें वायु का संचार होता है। वायु का संचार होता है, बरसात होती है तो मिट्टी जमीन अधिक सोखती है, यानी कहने का तात्पर्य जमीन में नमी अधिक समय तक रहती है, पानी का संचय होता है भूमि में। लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीज उपचार आप अभी इस समय किस प्रकार से कर रहे हैं? बीज उपचार जैसे हमारे अभी ब्रजेंद्र भाई ने बताया, और जो केंचुआ का ब्रजेंद्र भाई ने बताया कि जैसे चल्ली में अपन आटा डालते हैं तो उसको हिलाया और सारा आटा नीचे चला, सही है। ऐसे ही अपन जैविक खेती कर रहे, देसी खाद डालते हैं, तो आज कहीं देखिए जिसके खेत में गिरता हो, चाहे वो कितने बीघा में डालता हो, 1 हेक्टर में डालता हो या एकड़ में डालता हो या 50 हेक्टर में डालता हो, क्योंकि बड़े भी किसान पड़े हुए हैं, तो केंचुआ वहाँ अवश्य मिलेगा आपको। इतनी गर्मी है, अगर थोड़ा सा कहीं दूब खड़ा हो तो वहाँ केंचुआ आपको पक्का मिलेगा। तो ऐसी ही हमारा ये तो सोच है कि देसी खाद से ही सारा सब कुछ उपचार करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। ब्रजेंद्र जी, अब क्योंकि हम ये पूरा एक समन्वित करने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हमारे किसान भाई जो इस समय आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देना चाहूँगा मैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमको नियमित रूप से सर्वप्रथम मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। अनाधुंध रासायनिक खादों के छिड़काव से बचना चाहिए। मिट्टी जो जिस चीज़ की मांग कर रही है, पोटास की मांग कर रही है, फास्फोरस की काम कर रही है, नाइट्रोजन की काम कर रही है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम मिट्टी का परीक्षण कराएंगे। जैसे हमारे केवी के द्वारा मिट्टी परीक्षण कराया गया था, जैसे हमें पोटास की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम पोटास दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें मिट्टी की जांच कराना चाहिए कि हमें भूमि को किस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरा, हमें प्रति साल हरी खाद तैयार करना चाहिए। 1 साल में 1 बार उसमें हरी खाद आवश्यक रूप में तैयार करें, तो आपकी जितनी भी आपने फसलें ली हैं,
जो पौधों ने जो भूमि की उर्वरक क्षमता ली थी वो बराबर लेवल हो जाती है, तो अगली फसलें प्रभावित नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप? हम ये सलाह देंगे किसान भाइयों को कि जैसे गोबर ठीक हमने मान लिया, हम 4 गाय रखें, हमारी खेती शैली है। सिटियों में अपन ने देखा है कई लोग उनके पास भूमि नहीं है और वो आज बढ़िया फार्म बनाए, कई लोग भैंस पालन करें, कई गाय पालन करें, डेली फार्म खोले, तो उनसे संपर्क करो, उनसे अपन घूरा ले लो गोबर और अपने यहाँ डाल लो खेत में। तो एक तो ये है, और जैसे बाउंड्री अपना अच्छा है, अगर लील गाय नहीं आती है, कोई गाय जैसे नहीं आती गाय भैंस, तो बढ़िया बाउंड्री पे फल लगा दीजिए। बाउंड्री से तो अपने लिए 2 आए तो यही हो गई कि इस तरफ तो खेती हो रही और फल उत्पादन हो रहे हैं, तो खाने में भी अच्छा है, वो मंडी ले जाएंगे तो जिम गर्म होगी, अपना खर्चा चलेगा, पैसा आएगा। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमारे साथ 2 प्रगतिशील किसान थे, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी जो कि ग्राम ककरुआ दतिया से थे, और ब्रजेंद्र बघेल जी थे जो कि ग्राम महगांव रायसेन से थे। और ये दोनों ही प्रगतिशील किसान इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने सीमित जगह का उपयोग करके समन्वित और मिश्रित खेती करके अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है, और सारी जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा की जिससे कि आप भी इससे कुछ अर्जित कर सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए किसानों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की। कृषि दर्शन में हमने बहुत सारी जानकारियां जानी हैं। हमारे 2 प्रगतिशील किसान थे और उन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर करके उन्होंने जो रिजल्ट्स अर्जित किए हैं वो हमारे किसानों के साथ साझा किए हैं, और उम्मीद है कि आपको भी इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।